बाबा बाबा, हाँ बेटा। हमको भी वही कहानी सुनाओ जो आपने कल चंदू को सुनाई थी। बाबा बाबा, हमें भी सुनाइए, हमें भी सुनाइए। अच्छा, सुनाता हूँ। देखो, ये एक सच्ची कहानी है और वो भी अपने इसी गांव की। आज से 5 साल पहले की बात है। अरे दया काकी, अरे खुशखबरी है। चिट्ठी आई है तोर बिटवा की। पढ़ के तो सुनाओ, क्या लिखा है? काकी, लिखा है कि आपके आशीर्वाद से हम यहाँ ठीक हैं और काम भी ठीक ठाक चल रहा है। बहू कैसी है और हमार मुन्ना? बहू और मुन्ना? हाँ, लिखा है वो सभी ठीक हैं। अगली पूर्णमासी में आने की कोशिश करेगा काकी। ये ले, मुंह मीठा कर। अरे काकी, आप भी ये किस लिए काकी? इतनी अच्छी खबर जो दी है, इसी बहाने अपने मुन्ने से मिलने का मौका जो मिलेगा। कई वर्ष हो गए हैं उसे देखे हुए। अब तो चलता भी होगा। जब उसके पीछे भागूंगी तो देखना, वो मेरे हाथ भी नहीं आएगा। मोहन भी ऐसे ही करता था, अपने बाप पर जो गया होगा। ए बाबा, राम प्रसाद दिखाई दियन का? भैया, एक कहावत है, आंख से अंधे नाम न सुख। जब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे अंधे बाबा को क्या दिखाई देगा भाई? अब ज्यादा होशियारी न दिखाओ। सीधी सी बात यह है कि जब यहाँ पे आए तो कह देना जमींदार साहब ने बुलाया है। बड़े आए हैं। ठीक है। अब फटफटिया स्टार्ट करो। दिख नहीं रहा, सामने हरी बत्ती हो गई है। हरी बत्ती? कौन है वहाँ? हमारी अम्मा। जब आंखें नहीं है तो इतना कुछ देखते हैं, आंखें होती तो जाने का देखते। वाह रे हरी बत्ती, चलो भाई। भाभी जी, अबे कुदकुदी मत कर यार। अबे ये तो डॉली है। अबे क्या लग रही है? तो देख रहे हैं। काले को कुछ नहीं, बस यूं ही। कोई काम नहीं है? हाँ, बैनर का क्या हुआ? नहीं, बैनर बनने को दे दिया, बस लाना बाकी है। कुछ नहीं, बहुत काम है। बैनर बनने को दिया, चलो बे। जाओ काम करो, जाओ चलो। राम राम बाबा। अरे राम प्रसाद, आओ। सारे गांव की चिट्ठियां बांटते फिरते हो, आज तुम्हारे लिए एक चिट्ठी है मेरे पास। अरे वाह बाबा, इस डाके के लिए भी कोई चिट्ठी है? हाँ, कौन हमें याद किया बाबा? कुछ नहीं भाई, वो कल शाम को जमींदार साहब के यहाँ से यशपाल आया था। कह रहा था कि जमींदार साहब तुम्हें बुला रहे हैं। सब ठीक तो है ना भाई? अरे हाँ बाबा, सब ठीक है। बस जमींदार साहब को कोई मनी ऑर्डर करना होगा और क्या। इसीलिए राम प्रसाद को बुलाओ भेज दिया होगा। अब वो तो पोस्ट ऑफिस तक आएंगे नहीं। अच्छा, और सुनाओ, अपने गांव के हालचाल तो सब ठीक ठाक है ना? गांव के? क्या हुआ राम प्रसाद? अब क्या कहूं बाबा, कैसे कोई इस बुढ़ापे में अपनी मां को अकेला छोड़कर शहर जा सकता है? कलयुग है भाई, कलयुग। पर तुम किसकी बात कर रहे हो? अपनी दया काकी की बाबा। कितने लाड प्यार से पढ़ाया था उसने अपने बेटे को। हाँ, लेकिन उसका बेटा पिछले 5 साल से अपनी औरत के साथ। तो क्या वो? अरे कहां बाबा, शुरू में चिट्ठी पत्री आती थी, अब तो वो भी आनी बंद हो गई। दया काकी की आंखें हमेशा टकटकी लगाकर बस चिट्ठी की बाट देखती रहती हैं।
रोज मुझसे पूछती हैं कोई चिट्ठी आई, कोई चिट्ठी आई, पर चिट्ठी नहीं आती बाबा। बस एक खाली कागज लेकर पढ़ देता हूं, लेकिन अब और नहीं बाबा। लगता है सब सच बता देना चाहिए बाबा, सब सच बता देना चाहिए। बता देना, लेकिन सही वक्त का इंतजार करो। अब तो गांव के श्रवण कुमार भी शहर जाकर सुवर्ण कुमार हो गए हैं। जो थोड़ा बहुत प्यार और देखभाल बूढ़े माँ बाप को हम जैसों को यहाँ गांवों में मिलता है, वो शहरों में कहाँ। कायन आपकी चुनाव में औरतन को सिल्क की साड़ी और मर्दन को पैंट बुसट दे दें। जब भी सोचोगे छोटा ही सोचो। वो तरफ समझदार हो गया है, वो इन छोटे मोटे झांसों से नहीं पिघलेगा। कुछ बड़ा सोचो, बड़ा। बड़ा क्यों ना पानी ठंडा करने वाली मशीन दे दें। और पानी कौन देगा, तेरा बाप? अरे तो ऐसा करते हैं कि उनको डीवीडी और टीवी वाली मशीन दे देते हैं। और बिजली? तो मालिक आप ही बताएं कि ऐसा क्या दें। वही, वहां सूरज अस्त, यहाँ गांव वाले मस्त। मतलब इस बार इतनी शराब पिलाऊंगा, इतनी शराब पिलाऊंगा कि वो भूल ही जाएंगे कि ठप्पा कहाँ लगाना है। मालिक को टिकट? वो तो मिल ही जाएगा। भाई साहब ने मंत्री जी से बात करी है। बस एक बार एमएलए बन जाऊं तो फिर देखना कि मैं इस गांव को कैसे शहर बनाता हूं। बस मैंने कहना था सो कह दिया। जब तक मेरे बेटे को दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी, तब तक अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखिए। अरे समझी जी, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। शादी के पहले तो बहुत हेकड़ी दिखा रहे थे आप। बेटी को मोटरसाइकिल दूंगा, कार दूंगा, और आज सारी हवा निकल गई। अरे श्याम भाई, तुम्हारी भी तो बिटिया है ना, जरा कुछ तो सोचो। जब उसका गाना होगा तब की तब देखी जाएगी। आज तो मुझे अपने बेटे के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, बस बात खत्म। एक मिनट। हाँ तो काका, आपको दहेज लेना है? अरे दहेज नहीं, मुझे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट में एक मोटरसाइकिल और कुछ नगद, बस। भाइयों, श्याम काका सही कह रहे हैं। भाई इन्होंने अपने बेटे पे इतना खर्चा जो किया है। इस गांव में तुम ही एक समझदार हो। हाँ तो भाइयों, श्याम काका के बेटे को अच्छे दाम पे खरीद लेते हैं। मेरा बेटा कोई बिकाऊ नहीं है। अरे काका, आपके बेटे के लिए अच्छे दाम ले लेंगे। हाँ? और कहो तो आपकी भी बात करूं। कैसी बात कर रहे हो तुम? भाइयों, एक काम करते हैं, हम सभी मिलकर काका के स्वागत की तैयारी करते हैं और पैसे का इंतजाम। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। चलो चलो चलो। अरे लाडो, क्या हुआ इसको? उठाओ। डॉक्टर साहब। अरे तुम लोगों का कोई ठिकाना भी है? जब चाहे मुंह उठाकर आगे बीमारी दिखाने के लिए। अरे डॉक्टर साहब, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, पहले इसे देखिए तो सही। मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा है कि इस बीमारी का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं तो सिर्फ दर्द की दवा दे सकता हूँ। इसे किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। डॉक्टर साहब, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर इसे बड़े अस्पताल ले जाऊंगी, लेकिन आज तो आप इसे देख लीजिए ना। ठीक है,
ये दवाई दे देना। अब आप लोग चलो, मेरा भी खाने का टाइम हो रहा है। आइए भाभी। शुक्र है, लाडो को होश आ गया। आप होते हैं तो सारे काम ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो बेवजह मेरी तारीफ कर रही हैं। ऐसा ही है। आज जो आपने गौरी के दहेज के लिए किया, उसके बारे में तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। कम से कम कोई तो है इस गांव में जो सही बात के लिए लड़ा, वरना बातें तो सभी करते हैं। सिर्फ बातें करने वाली आप भी तो नहीं है। आप भी तो लाडो की खातिर यहाँ तक आई। चलिए, मुझे लगता है हम एक दूसरे की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऐसे तो ना आप घर पहुँच पाएंगे और ना मैं। तो मैं चलूँ? सुनिए जी। एक बात कहनी थी। कहिए। आप खुले में अपने बाल इस तरह ना सुखाया करें। मतलब जब आप कल अपने बाल सुखा रही थी तब यूथ क्लब के लड़के आपको देख रहे थे। वैसे आपके बाल खूबसूरत हैं, आपके बाल हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ सुखाएं। मुझे लगा तो मैंने कह दिया। क्यों? अच्छा ठीक है, ख्याल रखूंगी। वैसे मुझे भी आपसे कुछ कहना था। क्या? वो अरे सचिन बेटे, तुम यहाँ? बस चाचा यूं ही। लेकिन आप कहाँ चले? तुम्हारे घर पे जमींदार साहब ने बुलाया था। ठीक है, तुम दोनों बात करो। अरे मैं चलता हूँ। अरे नहीं चाचा, मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। घर ही जा रहा था। फिर मिलेंगे। चलिए चाचा। मालकिन, कल से हमारी छोटी बिटिया लाली काम करने नहीं आएगी। क्यों? फिर से बीमार पड़ गई क्या? विद्यालय से मास्टर जी आए थे तो मैंने सोचा। तुमने सोचा कि तुम्हारी बेटी भी कलेक्टर बन जाएगी? क्यों? अरे अगर तुम्हारा पूरा परिवार भी यहाँ पर आकर नौकरी करे ना, तो भी हमारा कर्ज नहीं चुका पाओगे। बात करते हैं, घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ भेजने की और ना ही काम करने की। और माँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि बाल मजदूरी एक अपराध है। अरे बेटा, तुम नहीं जानते कि इन्होंने हमारा कितना कर्ज चुकाना है। कर्ज? कैसा कर्ज? बल्कि आप लोगों को तो इसे और पैसे देने चाहिए ताकि वो अपनी बेटी को ठीक से पढ़ा सके और वो जिंदगी भर यूं ही अनपढ़ गवार न बनी रहे। सचिन, ये तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तरीका गलत है पर बात सही है। और बाबूजी, टाइम बदल रहा है। कब तक हम इन लोगों को यूं ही बेवकूफ बनाते रहेंगे? बेवकूफ तो तुम्हें कोई और बना रहा है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि ये भी ना जान सकूं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। जमींदार साहब, छोड़िए इन बातों को। आपने मुझे बुलाया था? हाँ, कुछ खास काम था। कुछ मनी ऑर्डर करने हैं। आओ बैठो। इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर में आराम आ जाएगा। पर डॉक्टर साहब, लाडो की तबीयत कल से और ज्यादा खराब क्यों होती जा रही है? मैं डॉक्टर हूँ, भगवान तो हूँ नहीं। जितनी कोशिश कर सकता था उतनी कोशिश कर दी, फिर भी चैन नहीं है तो शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा देना। एक तो सस्ते में इलाज करो और ऊपर से नखरे भी सो। ये लो। ये क्या है डॉक्टर साहब? अरे किसी पढ़े लिखे आदमी से पढ़वा लेना। अब मैं चलता हूँ, क्लिनिक में और भी पेशेंट हैं। ठीक है? राम राम डॉक्टर। राम राम। अरे डाकिया चाचा। अरे बेटिया। डाकिया चाचा, ये क्या है बेटिया? ये डॉक्टर साहब ने दिया था। हाँ। कहा किसी पढ़े लिखे आदमी को दिखा देना, वो सब समझा देगा। अच्छा 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 अच्छा। कोई डरने की बात तो नहीं है ना चाचा? अरे नहीं, सब ठीक है बेटिया। डॉक्टर साहब ने इसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए लिखा है। इस कागज को देखकर वो लाडो बिटिया को एडमिट कर लेंगे अस्पताल में। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन ये बड़ा अस्पताल है कहाँ? अरे ये रहा कचहरी के पास बेटिया। कचहरी के पास? सुनो, अगर तुम थोड़ी देर रुको तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। नहीं नहीं चाचा, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा राम राम चाचा। अच्छा राम राम बेटिया, ख्याल रखना इसका। अच्छा अच्छा।
भाभी कैसी है लड्डू? डॉक्टर साहब अंदर देख रहे हैं। आप कब आए भैया? बस मैं कुछ देर पहले ही गांव पहुंचा था, तो डॉक्टर चाचा ने बताया कि लाडू की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सीधा यहाँ चला आया है। खैरियत तो है? पता नहीं भैया, भगवान भी मेरी क्या परीक्षा ले रहा है। पिछले साल लाडू के पिताजी गुजर गए और अब लाडू बीमार है। हौसला रखो भाभी, खुदा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अगर उस समय हम लोगों ने महेश भैया को बड़े अस्पताल में दिखा दिया होता तो शायद आज वो हमारे साथ होते। बड़े अस्पताल कैसे ले जाते भैया? तुम तो जानते हो, बड़ा अस्पताल मतलब ज़्यादा खर्चा। डॉक्टर हरीश ने कितनी कोशिश की लाडू के पिताजी को बचाने की। मैंने तो कहा था पुलिया वाली ज़मीन बेच दो, मगर डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची कैसी है डॉक्टर साहब? अभी हालत बेहतर है, काफ़ी इन्फेक्शन फैल चुका है। पता नहीं तुम लोग बीमारी बढ़ने का इंतज़ार क्यों करते हो? डॉक्टर साहब, हम अपनी बच्ची को घर ले जा सकते हैं? अभी नहीं, 3 दिन तक निगरानी में रखना पड़ेगा। फिलहाल 2 नंबर रूम में आप पैसा जमा करा दीजिए। चलो, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। भाभी जी भैया। ये कुछ पैसे हैं, रखो रखो, काम आएंगे भाभी। नहीं भैया, मैंने आते समय महिला समूह से कुछ पैसे ले लिए थे, अभी का काम चल जाएगा। बस आप तो अल्लाह से दुआ करना कि मेरी लाडू जल्दी से अच्छी हो जाए। आप तो जानते हैं उसके सिवा मेरा कोई आसरा नहीं। भाभी आप हौसला रखें, अल्लाह सब ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा भाभी। अरे जुनैद भाई, आप कब आए? अरे जुनैद, कब तक हो यहाँ भाई? अरे 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 सब्र तो करो, अरे सांस लेने दो उसे थोड़ी। अरे काका सांस क्या, यही सब तो अच्छा लगता है। थोड़े दिन की छुट्टी मिली थी तो सोचा चला हूँ। और बताओ क्या चल रहा है सब? अरे बस वही रामलीला, और क्या। अरे हाँ, अब भाई तुम तो यहाँ रहते हो नहीं, इसलिए तुम्हारी जगह ये मुरली लक्ष्मण का पाठ कर रहा है। अरे वाह, आज रात को लक्ष्मण मूर्छा का सीन है, बस उसी की रिहर्सल कर रहे हैं सब लोग मिलकर। लक्ष्मण जी और मूर्छित? हाँ बेटा। क्यों जुनैद, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। जानता हूँ तभी तो कह रहा हूँ चाचा। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी मूर्छित क्यों हुए? अरे क्योंकि वो समझाना चाहते थे कि विपदा किसी पे भी आ सकती है। जीवन में हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे बीमारी, दुर्घटना। अभी क्या कमी है हमारी सेहत में? अभी भी 2-3 को तो हम यूं ही पटक सकते हैं, क्यों? अगर ये बात सही होती तो गंगू पहलवान को टीवी से नहीं मरना पड़ता। बेटा कहे तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर बीमारी पर किसका जोर चलता है? अरे वो अमीरी गरीबी थोड़ा ही देखे। अब तुम्हें ही देख लो, तुम्हारा जीवन देख लो, फौज में हो, कब कहां से गोली आ जाए पता है तुम्हें? अरे काका, वो तो शहीद की मौत है, और फिर सरकार हमें सुविधा भी तो देती है, अस्पताल, बीमा, पेंशन, सब कुछ तो है। अरे तुम तो सरकारी नौकरी में हो, पर हम गांव वालों का क्या है ना? अरे चाचा, मैं अभी मेरी पोस्टिंग उड़ीसा में थी, तो मैंने वहाँ के गांव में एक व्यवस्था देखी। कैसी व्यवस्था? व्यवस्था तो कुछ हमारे गांव की एसएसजी की तरह ही थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक फंड इकट्ठा कर रखा था अलग से, जिसका नाम उन्होंने कुछ अपना बीमा रखा था। यहाँ खाने को नहीं है दाने, चले हैं बीमा की बात बताने। चाचा इसमें नया कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे गांव की औरतें एसएचजी चला रही हैं ना, वैसे ही सारे गांव के लोग मिलकर इस बीमा को चला सकते हैं, बस। वाह जुनैद बाबू वाह, तुम्हारा मतलब है 15 साल से हम यहाँ झक मार रहे हैं। अरे तुम्हारे अब्बा से लेकर गांव के हर बच्चे को मेरी सुई नहीं ठीक किया है। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। अरे तो क्या है? अरे क्यों इन अनपढ़ गवार लोगों को अपने झांसे में लेकर आ रहे हो, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इन छोटे बच्चों और बूढ़ों का क्या होगा? उनका भी होगा, उनका भी बीमा होगा। अरे इस बीमा में यही तो अलग बात है, इसमें बच्चों का, बूढ़ों का, सबका इंश्योरेंस हो सकता है। पर जुनैद भैया, ये सब करेगा कौन? हम लोग। अरे हम लोग ये तय करेंगे कि पैसा कौन इकट्ठा करेगा, और जब कोई बीमार पड़ेगा तो ये पैसा उसके काम आएगा। अगर आज ये सुविधा होती तो मीना भाभी को ये परेशानी ना उठानी पड़ती। लेकिन जुनैद भैया,
अगर कोई बीमार ही ना पड़ा तो हमारा पैसा तो डूब गया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं छगन। ये पैसा आपका है और आप लोगों पर ही खर्च होगा। अगर इसकी जरूरत उस वक्त आपको नहीं होगी तो ये किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा, और जब आपको जरूरत होगी तो इसका फायदा आप उठाओगे। और वैसे भी क्या ये बात कोई जानता है कि वो कब बीमार पड़ेगा? हाँ, वाह वाह जुनेद बाबू, हैं? बहुत अच्छी कहानी सुनाई है। यह 2 वक्त के खाने का पता नहीं और तुम लगे बीमा का फायदा बताने के लिए। अरे इन गरीबों के इलाज के लिए भी डॉक्टर हरीश जिंदा है। वैसे भी हम इस काम में नहीं जुड़ेंगे। अरे जो कुछ हुआ ही नहीं तो उसके बारे में क्या सोचना है? बिल्कुल ठीक। अगर हम कल के लिए आज सोचेंगे तभी हमारा आने वाला कल बेहतर होगा। मैं जुनेद भाई की बात से सहमत हूँ। भैया से सहमत हूँ, जैसे कि हम तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं हैं? लेकिन चाचा, चुप। सारी रामलीला का मजाक किरकिरा कर दिया। अरे जुनेद बाबू, भाई हम तो यहाँ से जा रहे हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी। जुनेद बाबू, आप छुट्टियां मनाने आए। अरे अपने अबू रहीम चाचा की सेवा करो, घूमो फिरो, नौटंकी तमाशा देखो। अरे ये अपनी मिलिट्री गिरी यहाँ मत चलाओ, इनको इनके हाल पर ही छोड़ दो। हाँ। राम राम सरकार। कहो, क्या काम है? हम गरीबों को तो सरकार से एक ही काम पड़े है। कितना चाहिए? यही कोई 5,000 सरकार। 5,000? इतनी बड़ी रकम कब और कैसे वापस करोगी? अब विपता तो कोई वक़्त देख के तो आती नहीं है सरकार। बिटिया बीमार है, अस्पताल में पड़ी है। दिन रात मजूरी करके आपकी पाई पाई चुका दूंगी मालिक। 5,000 है, 50 रुपए नहीं। और फिर बीमारी का भी पता नहीं, इस जन्म में पैसा मिलेगा भी या नहीं। ऐसा ना कहें सरकार, ऐसा ना कहें। इस पूरे गांव में एक आप ही तो हैं जिसके आगे हम अपनी झोली फैला सकते हैं। मेरी बच्ची पे रहम खाओ मालिक। वो तो ठीक है, पर बीमारी के लिए? ना ना मालिक, नहीं मालिक, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मालिक। मेरी बच्ची पे रहम करो मालिक, मेरी बच्ची पे रहम करो। ठीक है, ठीक है। कुछ गिरवी रखने की खातिर है? सुना है पुलिया के पास तो हार कुछ जमीन है तो मालिक, पर बिन पति के एक उसी जमीन के टुकड़े का आसरा है मालिक। भाई सोच ले, अब फैसला तेरे हाथ में है। अगर पैसे चाहिए तो इस पर अंगूठा लगा दे और पैसे ले जा। ठीक है मालिक। राम राम। बाबूजी, आपने सही नहीं किया। मुझे मत समझाओ क्या सही है और क्या गलत। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता? मजबूरी उनकी है, मैंने कोई गरीब आदमी पैदा नहीं किया। लेकिन गरीब होने में मदद जरूर की है। पर मारने और चिल्लाने से गलत सही नहीं हो जाएगा। क्या गलत? ये हवेली, ये गाड़ी, ये शान और शौकत बिना पैसे के नहीं आती। ये हवेली, ये शान और शौकत, ये पैसा अगर इन गरीब मासूम लोगों का खून चूस के आया तो नहीं चाहिए ये सब। ऐसा भाषण देना बहुत आसान है। अगर ईमानदारी से पैसा कमाना इतना ही मुश्किल है तो अब ये मुश्किल काम मैं करके दिखाऊंगा। भाई सुना तो था कि प्यार बड़ी बुरी चीज है। हाँ तो? पर देखा आज है। मतलब तो पानी की तरह बिल्कुल साफ है कि अब हमारी दोस्त हमारी नहीं रही, किसी और की हो गई है। अच्छा जी, तो फिर ये भी बता दीजिए कि कौन है वो?
जब तुम्हें प्यार करने में कोई शर्म नहीं तो हमें बताने में कैसी शर्म? सचिन के बारे में तेरी तो क्यों? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर ऐसी वैसी कोई बात नहीं है तो क्या मैं अपनी बात चलाऊं? मार खाएगी। सच कहूँ तो हाँ, प्यार तो हो गया है मुझे, पर उनकी वो ही जाने। तो आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। फिर भी तेरी तसल्ली के लिए सचिन से पूछ लूं? नहीं बाबा, मुझे डर लगता है। डरना किस बात का? और जब हम हैं तो क्या गम है? लो देखो अपने बेटे की करतूत। जरा सी बात पर जनाब घर छोड़कर चले गए हैं। लिखता है कि ईमानदारी की दौलत कमा कर ही लौटेगा। आपकी दौलत आपको मुबारक। लेकिन आपको भी तो जवान बेटे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। हाँ, मैं तो दुश्मन हूं ना उसका। पर ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है जमींदार साहब से कुछ कहा सुनी हो गई थी। बस फिर तो ये होना ही था। अरे भला गांव के लिए कोई अच्छा काम करे, ये जमींदार साहब को कैसे मंजूर होगा? लेकिन सचिन को हमसे मिलकर तो जाना चाहिए था। वो मिलकर नहीं जा सका, इसलिए सब कुछ इस चिट्ठी में लिख कर गया है। पर हमें बताकर तो जाना चाहिए था कि कहाँ जा रहा है। आखिर हम तो उसके दोस्त हैं यार। ये गलती तो सचिन ने की है, और देखना जमींदार साहब इस सब के लिए हम ही जिम्मेदार ठहराएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन यूथ क्लब का क्या होगा? सचिन को तो अब ढूंढना ही पड़ेगा। आखिर वो गया कहाँ है? ठीक कहते हो। अरे डॉली बिटिया, हम तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ बैठी हो। बस यूं ही काका। कहो, कुछ काम है? अरे बिटिया, अब डाकिया काका का तो बस एक ही काम है, चिट्ठी पत्री बांटना। तो घर में दे दी होती। अरे कोई आम चिट्ठी थोड़ी है बिटिया। हाँ, प्राइवेट चिट्ठी है, प्राइवेट चिट्ठी। प्राइवेट? हाँ, अभी देता हूँ बिटिया, अभी देता हूँ। प्राइवेट मतलब सचिन की। सच काका? हाँ। दिल्ली?
सजनी रे सजनी रे सजना वे आप सब तो जानते ही हैं कि सचिन घर छोड़कर चला गया है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। हमारी तो वो सुनता ही नहीं। शायद आपके कहने से वापस आ जाए। कोई अता पता कुछ पता चला कि कहाँ है वो? हाँ, वो हमने पता लगा लिया है। बस हम चाहते हैं कि आप शहर जाकर उसे ले आइए। ठीक है जमींदार साहब, जैसे आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। आप कहें तो मैं, केशव और खली जाकर उसे शहर से ले आए। अरे तुम सब तो रहने ही दो। अगर तुम सब ना होते तो आज शायद वो घर पर ही होता। हम क्यों चाहेंगे कि वो गांव छोड़कर चला जाए? देखो भाई, अब ये सब बातें बेकार की हैं। मेरे विचार से तो यही ठीक रहेगा कि राम प्रसाद के साथ साथ ये तीनों बच्चे भी उसको लेने के लिए जाएं। देखिए, सचिन इनका हम उम्र है। अगर वो किसी की बात मानेगा तो सिर्फ इन लोगों की। ठीक है बाबा, आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। राम प्रसाद जी, आप जाने की तैयारी कीजिए। बाकी इंतजाम मैं करता हूँ। जी ठीक है। काका, वहाँ गांव में कौन है? मैं किसके लिए वहाँ जाऊँ? बेटे, अगर कोई अपना है ही नहीं तो फिर भागना कैसा? और रही बात किसके लिए जाऊं, तो भाई अपने गांव के लिए। पर आपको तो पता है ना कि बाबूजी को ये सब। परवर कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी जैसी सोच की तो उस गांव को जरूरत है। अगर उस गांव में कुछ बदलाव आ सकता है बेटे, तो तुमसे ही आ सकता है। काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ज्यादा सोचो मत और वापस चलो। और यूथ क्लब के बारे में भी तो सोचो, उसका क्या होगा? सचिन, अगर तुम ही गांव में नहीं रहोगे तो यूथ क्लब कैसे चलेगा? और डॉली का क्या होगा, उसके बारे में सोचा? तुम्हारे साथी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटे। अब भी ये जिद छोड़ो। ठीक है काका, कब चलना है? मैं जानता था बेटे, तुम अपने गांव से दूर नहीं रह सकते। लेकिन सचिन, जो काम तुम यहाँ मेरे साथ करना चाहते हो, यही काम तुम अपने गांव में भी कर सकते हो। कौन सा काम बेटे? मैं समझा नहीं। काका, मैं आपको समझाता हूँ। मैं आज आपको वो दिखाना चाहता हूँ जो आने वाले दुख को सुख में बदल देगा। भाई, अगर बात हमारे आने वाले कल के सुख की है तो हम सबसे पहले वही देखना चाहेंगे। जो हॉस्पिटल के बिल आपने जमा कराए हैं उसके आधार पर ये क्लेम के पैसे। राम राम। अरे राहुल जी, आइए। आइए। ये राम प्रसाद काका हैं, गांव से आए हैं। और ये मेरे दोस्त लोग। नमस्ते। कैसा चल रहा है सर? बस बढ़िया। राहुल बेटे, ये पैसा किस बात के लिए बांटा जा रहा है? ये पैसा इन्हीं लोगों का है जो इन्हीं के बीमारी के इलाज पर खर्च हुआ है। खर्च हुआ है मतलब? काका, मैं समझाता हूँ। दरअसल क्लेम कमेटी सामुदायिक बीमा से जुड़े कामों को देखती है और उनसे जुड़े मामलों का निपटारा करती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने बीमारी के इलाज पर जो पैसे खर्च करता है, वो डॉक्टर का बिल, अस्पताल का बिल लाकर ये पैसे वापस ले जा सकता है। वो तो सही है, लेकिन क्या बीमारी से जुड़े सभी खर्चों का पैसा वापस हो सकता है? देखिए, ये तो समुदाय पर ही निर्भर करता है कि वो किन किन और कितने खर्चों का भुगतान करेंगे। समुदाय ने मिलकर ही ये तय किया है कि क्या क्या सुविधाएं उन्हें चाहिए और उसके बदले में वो कितना पैसा दे सकते हैं। ये हमारी ललिता बहन इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर हैं। पूरे बीमे का लेखा जोखा इन्हीं के पास रहता है। और ये लोग इसी समुदाय के हैं, बाहर के नहीं। राहुल बेटे जी, तुम्हारी सारी बातें हमारी समझ में आ गई, पर एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। हाँ काका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बेटा, हम ये चाहते हैं कि
सचिन के साथ तुम भी हमारे गांव चलो। क्यों नहीं? हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है काका, जब आप लोग कहते हैं तो मैं ना कैसे कह सकता हूँ। और मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है कि गांव के लोग इस व्यवस्था का फायदा उठाएं। अच्छा तो चलिए। चलिए। सचिन बेटा, मुझे भी अब ये लग रहा है कि ये बीमा हम सबके लिए फायदेमंद है। बाबा ठीक कह रहे हैं, जब मुसीबत आती है तो कोई साथ नहीं आता। एक बीमारी ने मुझसे मेरी ज़मीन छीन ली। आप सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना और अपनी बेटी का बीमा ज़रूर करवाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी मेरे बुढ़ापे के लिए एक सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात तो ठीक है कि हम सब इससे बेहतर इलाज पा सकेंगे, लेकिन जो पैसा हम जमा करवाएंगे उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग, क्योंकि आप लोग ही तय करेंगे कि ये जिम्मेवारी किसे देनी। आप हो सकते हैं, आप या कोई भी जिस पे गांव वालों को पूरा विश्वास हो, क्योंकि पैसे का सारा लेन देन उसी के जिम्मे होगा। आज तक हम सब लोगों ने मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दिया है, भाई इस बार भी हम साथ देंगे। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है, ताकि हम सब मिलजुल कर अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकें। माइक्रो इंश्योरेंस यानी एक ऐसा बीमा जो आप सबकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बेहतर होगा कि मैं चुप रहूं और राहुल भाई साहब इस बीमा के बारे में आप सबको जानकारी दें। तो राहुल भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। आइए। आप सभी गांव वालों को मेरा राम राम। मैं यहाँ आपको एक ऐसी व्यवस्था के बारे में बताने आया हूँ जिसका सीधा संबंध आपकी सेहत से है। और आप सभी जानते हैं कि बीमारी और दुर्घटना पर अचानक हुए खर्चे हमें गरीबी की ओर धकेलते हैं, लेकिन ये एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको इससे सुरक्षा दे सकता है, जिसे हम आम तौर पर सामुदायिक बीमा कहते हैं या माइक्रो इंश्योरेंस कहते हैं। ये बीमा तभी बेहतर काम करेगा जब इसमें सभी लोग होंगे, क्योंकि जितने लोग उतनी सुविधाएं हैं। पर ये बीमा चलाएगा कौन? आप लोग ही ये तय करेंगे कि कितनी और क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, मतलब कितनी किश्तें और कितने फायदे। हम में से कोई नहीं जानता है कि मुसीबत कब आ जाए, तब यही माइक्रो इंश्योरेंस आपके अपने काम आएगा। और पैसे कौन इकट्ठा करेगा? आपके द्वारा चुना गया आपका प्रतिनिधि। आप तय करेंगे कि कौन प्रतिनिधि होगा। हम उसे ट्रेनिंग देंगे, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो जिम्मेदारी निभा सके। इसमें आपको सबसे पहले सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी ये सुविधा आप लोगों के लिए लाभदायक हो सकती है। और मुझसे बेहतर आपके साथी लोग आपको ये सारी बात बताएंगे। भाई हम लोग आपको फौजी हैं तो बस दुश्मन की गोली से तो बचा सकते हैं, लेकिन अचानक आने वाली बीमारी से नहीं। फिर हमें सरकार तो सुविधाएं देती है, आप लोगों का क्या? जुनेद भाई ने पते की बात कही है। मैंने भी दिल्ली में देखा कि वहाँ आम गरीब लोग कैसे इस सुविधा का फायदा उठा रहे हैं। अब हम सब की बारी है। इससे पहले कि पानी सर से ऊपर निकल जाए, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, इस लिस्ट के मुताबिक 20 परिवार ऐसे हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं, और न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जिन्हें हमें बताना होगा कि ये सब उन्हीं की भलाई के लिए किया जा रहा है। और ये तभी सफल होगा जब हम एक साथ जुड़ेंगे, इसलिए काम इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्या किया जाए? अब मैं कुछ कहूँ? तुम? अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ कहिएगा, लेकिन हम सबके जाने के बाद। नहीं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि आप सबका होना जरूरी है। मतलब ये कि मैं भी आपकी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुम्हारा मतलब है कि तुम हमारे यूथ क्लब का हिस्सा बनना चाहती हो? हाँ, क्यों? क्या आपके यूथ क्लब में लड़कियों को नहीं लेते? नहीं, इसे तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और आपके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट है। डिस्काउंट? वो आपको सचिन समझाएगा। अच्छा तो ठीक है, फिर 2 लड़कियों पर कितना डिस्काउंट है? 2 लड़कियाँ? हाँ 2 लड़कियाँ।
एक मैं और एक दीपा। अब तो ठीक है ना? दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये काम आसान भी नहीं है। हाँ भाई, मालूम है कोई भी काम आसान नहीं होता, लेकिन उसे आसान बनाना या मुश्किल बनाना ये तो हमारे हाथ में है ना। और इस मुश्किल काम को आसान बनाने का एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया? कैसा आइडिया? क्यों ना हम जगह जगह जाकर नाटक करें? नाटक? हाँ, नाटक। हम सब जगह जगह जाकर नाटक के जरिए इस व्यवस्था के बारे में बताएंगे। इससे लोगों का मनोरंजन भी होगा और हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। पर इतना फैंटास्टिक आइडिया हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया है? हाँ। हम लोगों के सपनों को साकार करो, साकार करो, साकार करो, साकार करो। बीमारी भुखमरी से अब आजाद करो, बीमारी भुखमरी से अब आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो हमको। दर 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 दी, दर 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 दी। मेहनत कश मजदूर हम रोज कमाते खाते हैं, बीमारी के चलते हम और गरीब हो जाते हैं। मेहनत कश मजदूर हम रोज कमाते खाते हैं, बीमारी के चलते हम और गरीब हो जाते हैं। पैसों की हर वक्त रहती दरकार, मांगने पर मिलती फटकार। दर 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 दी, दर 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 दी। नई नई बीमारी है घेरे हमको खड़ी, घर में हमारे एक भी पाई है नहीं पड़ी। हाँ, नई नई बीमारी है घेरे हमको खड़ी, घर में हमारे एक भी पाई है नहीं पड़ी। हमको मांगे मिलता ना पैसा कहीं, सामने मौत हमेशा खड़ी। आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो हमको। दर 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 दी। आओ घर से निकलो बाहर, हम मिलकर ये काम करें, जीते जी खुश रहने का आओ इंतजाम करें। आओ घर से निकलो बाहर, हम मिलकर ये काम करें, जीते जी खुश रहने का आओ इंतजाम करें। अपना बीमा होगा सबका बीमा, संकट में ये देगा साथ सबका, संकट में ये देगा साथ सबका, संकट में ये देगा साथ सबका। देखो, तुम्हें धन्यवाद दे के मैं तुम्हारे इस प्रयास को कम नहीं करना चाहता। सच तो ये है डॉली कि कल तुम्हारी वजह से ही हम लोग इतने लोगों को जुटा पाए थे। मेरे नहीं, तुम्हारी वजह से। मैं सोच भी नहीं सकती कि इतने बड़े जमींदार का बेटा गांव के हर दिल में अपना घर बना लेगा। इतने बड़े जमींदार का बेटा, मुझे और खुशी मिलती अगर मेरे बाबूजी ने ये सब गांव वालों के लिए किया होता। नहीं, वो अब भी हमारे साथ हैं, बस थोड़ा दूर है। जवानी के जोश में कुछ लड़के अगर गली गली घूमकर ये समझते हैं कि वो इस दुनिया को बदल देंगे तो ये उनकी नादानी है और कुछ नहीं। जमींदार साहब, इस गांव में आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। और आज आप ही की नाक के नीचे देखिए ये सब क्या हो रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या करें, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर दोष किसे दे। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मतलब ये कि सचिन को पता भी ना लगे और उसका ये सुंदर कल का सपना सपना बनकर रह जाए। अच्छा, तो ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए
अब मैं देखता हूँ कैसे ये माइक्रो इंश्योरेंस हमारे यहाँ सांस भी लेता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर कैसी? हेलो प्रेम। अरे भैया, ये कौन सी दुकान खुल रही है? दुकान नहीं, यह है बैंक। देख नहीं रहे कितने सारे नोट लगे हैं? रामू भैया, जरा इसे पूछ कर तो देखो। भैया जी, ये काहे की दुकान खुली है? दुकान? हाँ वही तो मैं इन लोगों को समझा रहा था। अरे भाई, ये दुकान नहीं है, ये तो कोई बैंक खुला है। नहीं 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 नहीं, ये बैंक नहीं है, बल्कि ये है बड़ा एटीएम। बड़ा एटीएम? हाँ, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, शहर में एक मशीन होती है जिसमें से आप अपना पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हैं। और बड़े एटीएम का मतलब ये है कि अगर आप हमें 1000 रुपए देते हैं तो 2 महीने बाद हम पूरे 2000 रुपए आपको वापस देंगे। ठीक है ठीक है। अगर आप 2 देंगे तो 4000, यानी 1 का 2 और 2 का 4। अच्छा, यानी कि अगर हम 1000 देंगे तो हमको 2000 मिलेंगे। अरे तब तो बड़ा फायदा है भाई। हाँ, इसी को तो कहते हैं 1 2 का 4। 1 2 का 4? हिंदी में इसका मतलब होता है डबल, यानी कि दुगना। पैसा लाओ और डबल ले जाओ। 1 2 का 4। अरे भाई, मैंने सुना था कि शहर में ऐसी मशीन होती है जो दूध देती है लेकिन पैसा देती है। ये मशीन तो मैंने पहली बार सुनी है। और वो भी डबल। हाँ? तो कब तक पैसा हम आपको ला कर दे दें? भाई, जितना जल्दी लाओगे उतना जल्दी पाओगे। अरे तो बस अभी हम आपको अपने घर से पैसा ला कर दिए दे रहे हैं, बस। चलो। एक बार पैसा लाओ तो सही बच्चों, फिर दिखाता हूँ तुम्हें कैसे करता हूँ 4 2 का 1। सोच रहा हूँ अपनी सारी जमीन बेचकर सारा पैसा 1 2 के 4 में लगा दूँ। उसके बाद पैसा ही पैसा हो जाए बस। आज की रात शराब और शबाब का वो जाल बिछाऊंगा कि ये कबूतर खुद ब खुद इस जाल में फंस जाएंगे। मधुशाला की हाला हूँ मैं, गरम चाय का प्याला। मधुशाला की हाला हूँ मैं, गरम चाय का प्याला। रस से भरे रसगुल्ले का, रस से भरे रसगुल्ले का स्वाद तो चख ले लाला।
की परे समझे अच्छे अच्छे हीरो। तीखी मिर्ची सी काया है, कमर है साए सिरो, आसमान के परे समझे अच्छे अच्छे हीरो। चकले लाला चकले लाला, चकले लाला चकले लाला, लाला लाला तो चकले चकले लाला, चकले लाला तो चकले चकले लाला। राम राम साहब। राम राम। क्या काम है? वही अपने पैसे दुगने करवाने हैं। पैसे दुगने करवाने? पर हरिया तो कह रहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। फिर मैंने क्या यहाँ कोई टकसाल खोल रखी है? पैसा लाया हूँ साहब, ये देखिए। पैसा लाया हूँ? पर कहाँ से? अपनी गाय बेच दी है साहब, और कोई चारा नहीं था। चुटकी का गौना है। बड़ी बेटी की शादी में जो तमाशा हुआ वो इस बार नहीं चाहता। गाय बेच दी है तो दूध? पानी से गुजारा कर लेंगे साहब। दहेज तो देना है, सो देना ही है। आप इन 5,000 रुपए को जल्द से जल्द दुगना कर दीजिए। हाँ ठीक है। अभी तक कोई आया क्यों नहीं? पता नहीं। और आने वाला भी नहीं। क्यों? कल तक तो सब ठीक था। मगर आज नहीं। उस वंटू का फोर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। वंटू का फोर? हाँ, मतलब पैसा बना। उस प्रेम ने अपनी नई दुकान खोली है डाक खाने के पीछे, और वो दावा कर रहा है कि गांव वालों का पैसा कुछ ही समय में दोगुना कर देगा। ऐसे में कौन आएगा यहाँ? ऐसी कौन सी नोट छापने की मशीन उसके हाथ लग गई है जो कुछ ही वक्त में पैसा डबल कर देगा? क्या पता। ये जरूर उसकी कोई चाल है। अब ये सोचो कि करना क्या है। चाहे जो भी हो, उसकी किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दो। चलो। नाम? मानसेठ। मानसेठ। आपका? दुलिया चंद। कितना? 750। नाम? बीसी पाल। क्या हो रहा है सब? अगर पढ़ना जानते हो तो बोर्ड पे साफ साफ लिखा है। पढ़ना तो इतना आता है कि जो तुम्हारे इस बोर्ड पे नहीं लिखा है वो सब पढ़ लो, और हमारे सीधेपन पे मत जाना, वरना शराफत को बगावत में बदलते देर नहीं लगती। और तुम लोग भी यही हो और मैं भी यही हूँ। देखता हूँ कि तुम और तुम्हारा ये दोस्त किस तरह से गाँव वालों को बेवकूफ बनाते हो। मुंह में जबान है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी किसी को कहीं भी कुछ भी बोल दोगे, समझे? और मैं गांव वालों को कोई बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। और बनाने की कोशिश भी मत करना, वरना महंगा पड़ेगा। देखिए भाइयों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि इस स्कीम में इसका क्या फायदा है? सचिन बाबू, हम इसका नहीं अपना फायदा देख रहे हैं, गांव वालों का फायदा। अगर गांव वालों का फायदा सोचा होता तो आज आप हमारे साथ खड़े होते, इस फ्रॉड के साथ नहीं। मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो भाई, आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप लोग अपने पैसे को इस तरह से बर्बाद मत होने दो। इसमें जरूर इसकी कोई चाल होगी। बस बहुत हो चुका। अगर अब तक अपना बीमा नहीं कराया है तो जाओ जाकर करा लो। धमकी? हाँ, धमकी। अगर तुम जमींदार के बेटे नहीं होते ना तो अब तक किसी हॉस्पिटल में पड़े होते। ए प्रेम बाबू, जबान संभाल कर बात करना। चलो हटो यहाँ से। झगड़े से कोई फायदा नहीं है, बहुत जल्द फैसला हो जाएगा सच और झूठ का। चलो भाइयों। ओम सिंह जी, तीर तो निशाने पे लगा है, पर प्रेम काम इतना आसान नहीं है। ये सचिन और इसका यूथ क्लब कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे हमारा। पैसों के लालच में गांव वाले प्रेम के पीछे पीछे चले आएंगे। पर सचिन और उसका यूथ क्लब को तोड़ना आसान नहीं है। डॉक्टर हरीश, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। सचिन और उसका क्लब कामयाब तो तब होंगे ना जब गांव वाले उनका साथ देंगे। और आप लोग
इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। अब यहाँ पर प्रेम आ गया है, प्रेम। देखना कैसे मैं इस यूथ क्लब के पंख कतरता हूँ। और हाँ, अगर फिर भी इन्होंने उड़ने की कोशिश की ना, तो सीधा आकर जमीन पर गिरेंगे। Cheers! अंकल, मैंने सुना है आपके पास बहुत सारा पैसा है, इतना सारा। हाँ बेटा, है तो आप मेरे 5 रुपए का डबल कर देंगे? 5 रुपए? पर क्यों बेटा? मेरी मम्मी है ना, वो सबको सब कुछ देती हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी खरीदती नहीं है। इन 10 रुपए से अपनी मम्मी के लिए दवाई खरीदूंगी। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं इनको जरूर डबल कर दूंगा। अरे वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। देखो भाई, ये पानी के बुलबुले हैं, आज यहाँ कल वहाँ। पर बाबा, मंजिल के इतने करीब आकर पता नहीं डॉक्टर हरीश प्रेम की तरफदारी क्यों कर रहा है। उसे अपना फायदा नजर आ रहा है, और क्या। पर इसमें डॉक्टर हरीश का क्या फायदा? फायदा नहीं, डर है। उसे डर है कि लोग बीमा कराने के बाद बाहर जाकर अच्छे डॉक्टर से इलाज ना करा लें और उसका धंधा चौपट ना कर दें। इसका मतलब कि वो ये चाहता है कि नीम हकीम चाहे जो भी हो, गांव वाले उसी से अपना इलाज कराएं। देखो, जब लालच का पर्दा इंसान की अक्ल पर पड़ जाता है तो उसकी सारी खूबियां ढक जाती हैं। मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। मुझे तो पूरी दाल। अब पता तो चल गया ना कि चाल किसकी है, तो ये तय करो कि करना क्या है। क्यों न जमींदार साहब के पास चला जाए? चाचा, उनसे बात करना बेकार है। पता नहीं कौन हमें इस मुसीबत से निकालेगा। अरे बेटी, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय आए तरुवर फले, के तक सिंचो। कपि की ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझा, तेल बोर बट बांध पुनी, पावक देहु लगा। सैनिकों, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आग लग गई। आग लग गई, अबे आग लग गई, वो सच में आग लग गई। सचिन, शगन, आग लग गई। अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, मेरा दुकान, मेरा सब कुछ जल गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। कोई मेरे बेटे को अस्पताल लेकर चलो, मेरे अस्पताल लेकर चलो। अरे भगवान, मेरा घर, अब मैं जमींदार साहब के पैसे कैसे वापस करूंगी? अरे भगवान।
क्या हुआ डॉक्टर साहब? ईश्वर की कृपा है कि ज्यादा जख्म नहीं आए। अच्छी बात यह है कि आप इन्हें यहाँ सही वक्त पर ले आए। तो क्या डॉक्टर साहब इनको हम ले जा सकते हैं? रवि और कपिल के जख्म ज्यादा हैं, इन्हें छोड़कर आप सबको ले जा सकते हैं। और हाँ, आप पैसों का इंतजाम कीजिए। चिंता ना करें हरीश बाबू, सब ठीक हो जाएगा। चिंता तो अब इस बात की है कि मैं अपने बेटे रवि के इलाज के लिए इतना पैसा कहां से लाऊंगा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि सचिन और उसके साथी जिस बीमे की बात करते थे वो हम सब के लिए कितना जरूरी है। सचिन, मुझे माफ कर देना। माफी कैसे डॉक्टर साहब? जब जागो तभी सवेरा। शायद हम सबको समझाने का ईश्वर का ये कोई नया तरीका होगा। जीवन में विपदा और दुर्घटना कभी भी आ सकती है, इसलिए अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए माइक्रो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि जान है तो जहान है। अब हम सबको तय करना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। माइक्रो इंश्योरेंस यानी बीमा। छगन के मुंह से तो ये बात ऐसे लग रही है जैसे स्वयं भगवान राम ने कह दी हो। जय श्री राम। मुझसे बाबा बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पर जो अपराध मैंने किया है वो। हाँ हाँ कहो, साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? जो शहर से प्रेम आया है वो कोई पैसा डबल करने वाला नहीं, बल्कि एक ठग है, फ्रॉड है। मुझे लगा कि अगर माइक्रो इंश्योरेंस हमारे यहाँ आ गया तो मेरा क्या होगा, इसीलिए मैंने उसे पैसे का लालच देकर यहाँ बुलाया ताकि गांव के लोग लालच में आकर इंश्योरेंस ना करवाएं। आज तक हम लोग ने तुम्हें भगवान के बराबर का दर्जा दिया है और तुम, अरे इस गांव में चोट किसी को लगती है तो दर्द किसी को होता है। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ये राम प्रसाद मेरा बेटा बनकर मुझे झूठी झूठी चिट्ठियां पढ़कर सुनाता रहा ताकि उसकी दया काकी आराम से मर सके। जो बेटा अपनी माँ का पता करने नहीं आया वो कुछ लिखेगा भला? लिखेगा कभी? मेरा घर परिवार सब कुछ यही है और तुमने तो अपने परिवार को पगला गए थे। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब चाहे फांसी पे लटका दो चाहे जिंदा गाड़ दो। अरे गलती इंसान से होती है, लेकिन सबसे पहले हमें उस प्रेम के पास चलना चाहिए। इस गांव का काफी पैसा उसके पास है। हाँ, ये सही कह रहे हैं। भाइयों, काका सही कह रहे हैं, हमें तुरंत प्रेम को पकड़ना चाहिए। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, वो मेरी सारी कमाई लेकर भाग गया। अरे मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे वो कहीं नहीं गया होगा, इसी गांव में होगा। चलो ढूंढो यार। आओ भाई, भाग गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। काका, कुछ पता चला उस फ्रॉड का? अरे खबर अच्छी नहीं है। क्यों, क्या हुआ काका? अरे वो सुबह सुबह यहाँ आया था और सारे पैसे लेकर चला गया। हे भगवान, अब क्या करें? करना क्या है, ढूंढना तो पड़ेगा। क्यों भाइयों? चलो फिर ढूंढते हैं। दिख रहा है तुम लोगों को? इधर तो नहीं है, उधर तो नहीं है कहीं। दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया होगा? गया कहाँ होगा? तो वही देख रहा था। हो रहा, पकड़ो उसे, आओ। बाबा, इसे हमारे हवाले कर दो। अरे भाई रुक जाओ, देखो मेरी बात सुनो। देखो समझने की कोशिश करो। अगर ये ठग होता तो यहाँ नहीं होता, सारा पैसा लेकर भाग चुका होता। इसका यहाँ होना और वो भी पैसों के साथ, यही बताता है ना कि ये जैसा भी था अब वैसा नहीं है। तो फिर ये भागा ही क्यों था? इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। ये बहुत बड़ा ठग है। हाँ, मैं एक ठग हूँ, एक फ्रॉड हूँ। जिंदगी भर लोगों को ठगता रहा। रिश्ते नाते, भाई बहन, काका, सब यही कहते हैं। और मैं एक बात बता दूं आपको, जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे सिर्फ इतना पता था एक ऐसी व्यवस्था को तोड़ना है जिसे
जिसे आप लोग माइक्रो इंश्योरेंस कहते हैं, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। थोड़े से पैसे के लालच में आप लोग अपनी राह से भटक गए। और सचिन, तुम और तुम्हारे साथी इन लोगों को कितना समझाते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग तो उस 1-2-4 के चक्कर में लगे रहे। ये सच है कि तुम हमारी एकता को तोड़ने के लिए गांव में आए थे, लेकिन जब तुम्हारे पास सारे पैसे आ गए तो तुम भागे क्यों नहीं? ठीक कह रहे हो तुम। इतना सारा पैसा देखने के बाद लालच तो कुछ देर के लिए मेरे मन में भी आ गया था, लेकिन आज सुबह जब मैं पोस्ट ऑफिस से निकला, अंकल आप यहाँ पे हो? मैं आपको पूरे गांव में ढूंढ रहा हूँ। पर क्यों? अंकल मेरी माँ बीमार है, मुझे दवाई लेनी है, मुझे पैसे दो। आपने कहा था कि आप मेरे 5 रुपए डबल कर दोगे, मेरे 10 रुपए दो। कोई पैसे नहीं है मेरे पास। अंकल मेरी माँ बीमार है, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मेरी माँ भी बापू की तरह मुझको छोड़कर चली जाएंगी। और मुझे छोटी सी लाडू ने बता दिया कि यहाँ पर सबकी कहानी एक जैसी है। अगर यहाँ के लोगों को किसी चीज की जरूरत है तो वो है माइक्रो इंश्योरेंस की। कहीं तुम्हारा नया ड्रामा तो नहीं है? ये बाबा बिना देखे बता सकता है कि इसके ये आंसू झूठे नहीं है। इसे कम से कम एक मौका तो मिलना ही चाहिए भाई। ठीक है, बाबा के कहने पर हम तुम्हें इस बार तो छोड़ देते हैं, मगर इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। काम? पर कैसा काम? हमारा ये बीमा तभी पूरा होगा जब इसके साथ सारा समुदाय जुड़ेगा। अगर कल शाम तक तुम जमींदार साहब और बाकी बचे गांव वालों को इस बीमे के साथ जोड़ सके तो ठीक है, नहीं तो पुलिस, जेल और सजा। ये कैसी शर्त है? जब वो अपनी गलती... नहीं बाबा नहीं, केशव बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मैं बाकी बचे गांव वालों को 24 घंटे के अंदर इस बीमे के लिए नहीं ला सका तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। और बाबा, ये सब मैं किसी डर से नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि इस गांव को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रेम, अपनी ये बात याद रखना। चलो दोस्तों। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही। मैं भी ऐसे हार मानने वाला नहीं। यस, यही एक रास्ता है जमींदार साहब और गांव वालों को समझाने का। तो आप लोगों के पास टॉफी के लिफाफे तो आ चुके हैं, ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन इन चॉकलेटों का करना क्या है भैया? बताता हूँ। देखिए, अब मैं आपको एक एक करके एक कार्ड दूंगा। आपको वो कार्ड उठा करके उसमें जितना लिखा है उतने चॉकलेट इस टोकरी में डालने होंगे, और ये समझ लीजिए कि ये इतने पैसे आप लोग अपनी सेहत पर खर्च कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आपसे शुरू करते हैं। डॉक्टर, हाँ, 4 चॉकलेट देने पड़ेंगे आपको, दीजिए। स्वस्थ 0। मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, देखा? और मुझे कुछ देना भी नहीं पड़ा। हाँ हाँ, तो अब आप लोग इस खेल को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो चलिए एक बार फिर से खेलते हैं, और इस बार शुरुआत जमींदार साहब से करते हैं। मेरा है अस्पताल। देखा जमींदार साहब, इस बार तो आपके सारे चॉकलेट चले गए। इस तरह प्रेम एक के बाद एक इस खेल को खेलता गया, जहां एक तरफ लोगों को और जमींदार साहब को इस खेल को खेलने में मजा आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रेम बड़ी आसानी से इस बीमे की जरूरत को उन्हें समझा रहा था। हाँ तो यशपाल, कैसा लगा ये खेल? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया।
एक बार और खेलते हैं खेल। हाँ जरूर खेलेंगे, लेकिन इस बार खेल थोड़ा हट के होगा। इस बार आप लोगों को थोड़े थोड़े चॉकलेट पहले देने होंगे, जो हम सबका फंड कहलाएगा, और फिर जो भी बीमार पड़ेगा पैसा उस फंड में से जाएगा। कुछ देर में जमींदार साहब के साथ साथ बाकी बचे गांव वालों ने भी इस बीमे की जरूरत और इससे होने वाले लाभों को समझ लिया। और फिर बस प्रेम बस, अब और नहीं। देखिए, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अब आप लोगों का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर है। जब जागो तभी सवेरा। बोलो बेटा, तुम क्या चाहते हो? बाबा, अगर कोई मुझे इस गांव से जबरदस्ती भी निकालेगा ना, तो भी मैं यही रहूंगा। इसी परिवार के लिए तो तरसा हूं आज तक, और यहां से चला जाऊं वो भी अपनी प्यारी सी लाडो को छोड़कर। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। देखा, भगवान ने मुझे मेरा बेटा दे दिया। राम प्रसाद, अब तुझे झूठी चिट्ठियां पढ़कर नहीं सुनानी पड़ेगी, समझे? मैं सभी गांव वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अरे जमींदार साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं राम प्रसाद, हम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और उस नींद में ये नहीं देख सके कि गांव वालों का भला किसमें है। अक्सर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने से बड़ों से सीखो, पर इस बार इन बच्चों ने ही हमें कितना कुछ सिखा दिया। मैं चाहता हूं कि राम प्रसाद हमारे गांव से बीमा प्रतिनिधि बने, और यही नहीं, क्लेम कमेटी की मीटिंग के लिए मैं अपना खाली पड़ा गोदाम भी भेंट करता हूं। ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय, ठाकुर साहब की जय। जय हो तो माइक्रो इंश्योरेंस की, जिसने गांव में सारा भेदभाव मिटा दिया और हमारे गांव को एक सूत्र में पिरो दिया। बेटे, हो सके तो हमें माफ कर देना। नहीं बाबूजी, दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। गुस्से में न जाने मैंने आपको क्या क्या बोल दिया। ठीक कहा, सजा तो इसे मिलनी चाहिए, लेकिन इस अकेले को नहीं, दोनों को साथ साथ। बेटा सचिन, अगर हर शहर और गांव में तुम्हारे जैसे सोच की युवा शक्ति आ जाए तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। आप सही कह रहे हैं बाबा। अब इस गांव की खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हम सब एक साथ हैं। माइक्रो इंश्योरेंस की जय, माइक्रो इंश्योरेंस की जय। और इसके बाद इस गांव में खुशहाली आनी शुरू हो गई। पग पग है, सब रोशन है, सब जगमग है, हर गली गली हर पग पग है। इस बस्ती की बात नहीं, यहाँ हर पल नया सवेरा है। सब तुझसे है, सब तेरा है, सब तुझसे है, सब तेरा है। ये दुनिया
आज अभी